राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में श्री। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है गुल्म। हम बात कर रहे हैं गुल्म की। ठीक है, गुल्म में क्या होता है? गुल्म रोग होता है, वास्तु दोष की वजह से होता है। तो गुल्म शब्द की निष्पत्ति शब्द तत्वों में गुण रक्षणाम या गुड़ी वेष्टनम धातु से मक प्रत्यय करने पर डेवलर भेद करके स्वान मुख्यात रोग विशेष बताया है। गुल्म उदर प्रदेश में वायु में बनी हुई ग्रंथि का नाम ही गुल्म है। इसको क्या कहते हैं? हम गुल्म कहते हैं। ठीक है, गुल्म प्रकरण का प्रारंभ। उपदेश करने से विद्वानों में श्रेष्ठ सभी प्राणिनाथ के लिए पिता के समान शरण देने वाले भूत भविष्य ईश आचार्य पुनर्वसु ने गुल्म रोग की सिद्ध चिकित्सा का उपदेश दिया है। नेक्स्ट है, पहले देखो गुल्म के कारण। गुल्म के कारण में वित्त श्लेष्म पित्त अति परिस्त्रव इम्पॉर्टेंट है ये लाइन, श्लोक नंबर 4 पेज नंबर 178 में। ठीक है, ये पहला जो वर्ड है ना, वित्त श्लेष्म पित्त अति परिस्त्रव वाद्वा, ये इंपॉर्टेंट है। श्लोक नंबर 5 में रुक्ष अनेन पानेर अति विषिक्तेवार्नाम शौकीन मिथ्या प्रतीव कर्मणा वा, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें रुक्ष अनेन पानेर वाला इंपॉर्टेंट है और मिथ्या प्रतीव कर्मणा वाला इंपॉर्टेंट है। विचेष्टव्यता, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। विषम अतिक्रमात्य कोष्ठे कोपम समुत्पेति वायु, अर्थात गुल्म के कारण क्या है? मल कफ पित्त इनके अधिक मात्रा में निकल जाने का अथवा उनके अधिक बढ़ के रहने के कारण शरीर में अधिक पीड़ा होने के तथा मलमूत्र के प्रवत वेगों को रोकने से अथवा किसी भी प्रकार के बाहरी आघात लगने से अत्यधिक दबाव पड़ने से रूखे मतलब रुक्ष अन्न का सेवन करने से, अधिक मात्रा में सेवन करने से, शोक से अथवा वमन विरेचन आदि चिकित्सा क्रम का विपरीत क्रम से सेवन से करना, शारीरिक अनचेष्टाओं का विषम रूप से अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से कोष्ठ में वायु कुपित हो जाती है। नेक्स्ट है गुल्म की संप्राप्ति। तो कैसे होती है कि पहले हमारे शरीर में क्या प्रकोपित होगा? निदान का सेवन किया, वात पित्त और कफ उखड़ कर आएंगे। ठीक है, अपने वात से स्थान से निकलकर उन दोनों दोषों द्वारा अपने मार्गों को रोककर तथा मार्गों को बंद करके स्वयं अध प्रदेश में नहीं जाती है। ठीक है, वायु क्या करेगी? हृदय में, नाभि में, पार्श्व, उदर और बस्ती में शूल उत्पन्न करेगी। ये 5 जगह हैं जहाँ पे वायु क्या करेगी? शूल उत्पन्न करेगी। ठीक है, उसके बाद क्या करेगी? वायु पक्वाशय, पित्ताशय तथा अमाशय में स्वतंत्र या परतंत्र रूप से पिंड रूप में हो जाने के कारण स्पर्श द्वारा जानी जाती है। गुल्म के दोष के अनुसार नाम प्राप्त करता है। ठीक है, इसमें देखो श्लोक नंबर 6 और 7 दोनों इंपॉर्टेंट है। कफ चा पित्तम चा दुष्ट वायु रुद्रिम, कफ के साथ पित्त के साथ क्या होगा? वायु मिल जाएगी। मार्गों का विनिबद्ध ताभ्यम अवरोध कर देगी। ठीक है, हृदय आभि पार्श्व उदर बस्ती शूलक करोत्तरी, मतलब अर्थात क्या होगा? हृदय में, नाभि में, पार्श्व में, उदर में और बस्ती शूल में शूल उत्पन्न करेगी। याति न बद्ध मार्गम, और क्या करेगी? और इनके मार्गों को भी अवरुद्ध कर देगी। पक्वाशय पित्त कपाशय व स्थिता स्वतंत्र, पक्वाशय तथा कपाशय यानी कि अमाशय में स्वतंत्र या परतंत्र तरह से पिंड रूप में हो जाने के कारण स्थिता परश्रय व स्पर्शो परिपिंडित व गुल्मो यथा दोषम उपेतति न, इसीलिए क्या होगा? पिंड रूप में हो जाने के कारण क्या होगा? इसके द्वार को गुल्म कहा गया है। ठीक है, वह वायु जब पक्वाशय में जाती है तो स्वतंत्र होकर प्रकृति स्थित पित्त को और कफ को उभाड़ कर वात गुल्म उत्पन्न करती है, और पित्ताशय में जाती है तब दूसरे स्थान में होने के कारण परतंत्र होती है, तब पित्तज गुल्म उत्पन्न करती है। तो देखो, जब वायु कहाँ जा रही है? पक्वाशय में जाती है तो स्वतंत्र रूप से प्रकृति स्थित पित्त को और कफ को उभाड़कर वात गुल्म उत्पन्न कर देती है। पित्ताशय में जाती है, अर्थात पित्ताशय क्या है? पक्वाशय। देखो, पक्वाशय में जा रही है तो स्वतंत्र रूप से वात गुल्म कर रही है। कैसे? कफ और पित्त को उभाड़कर। ठीक है, उसके बाद पित्ताशय में जा रही है तब दूसरे स्थान में होने के कारण तब क्या हो रही है? पित्त को उभाड़ रही है, कफ और वायु को उखाड़ के पित्तज गुल्म कर रही है। ठीक है, और कफज गुल्म उत्पन्न कर रही है। ठीक है, और सनिपातज गुल्म को उत्पन्न करता है। इस प्रकार दोषों के अनुसार उनका नामकरण कर दिया गया। ठीक है, गुल्म का स्थान कौन सा है? तो मैंने अभी 5 स्थान बताए थे गुल्म के, वही यहाँ पे बताना है। श्लोक नंबर 8 इंपॉर्टेंट। बस्त्यो च नाभ्यो हृदय पार्श्वयो व स्थानानि गुल्मभवन्ति पंचमाक्तम
प्रभवम तु तस्य वक्ष्यानि लिंगानि चिकित्सकम चा, अर्थात बस्ती, नाभि प्रदेश, हृदय, दोनों पार्श्व, ये गुल्म के 5 स्थान है और उसी स्थान के अनुसार वात, पित्त, कफ, सनिपातज और रक्त, इन 5 दोषों के हो जाने का गुल्म का लक्षण चिकित्सा कह रहा हूँ। वातज गुल्म में हेतु क्या होता है? तो पहला श्लोक है, श्लोक नंबर 9 में पहली लाइन, रूक्ष अनपानम विषामितम विचेतम वेग विनिप्रग्रहशत, अर्थात वातज गुल्म का कारण रूक्ष अनपान है, विषम मात्रा या अधिक मात्रा में सेवन, अन्य चेष्टा, अति मात्रा में सेवन, मल मूत्र के वेगों को रोकना, शोक, अभिघात, अधिक रूप में मल का क्षय होना, अधिक उपवास करना, ये वातज गुल्म के कारण है। नेक्स्ट है आपका वातज गुल्म के रूप कैसे होते हैं? तो देखो यहाँ पे ये दे रखा है श्लोक नंबर 10 में वर्ड दे रखे हैं। तो या स्थान संशयन तो रुजम, अर्थात स्थान विकल्प हो जाना, अर्थात एक नियत स्थान पर ना होना, विकल्पम, ठीक है। विंड वातुकम गल वक्त्र शोषतम, अर्थात कभी बस्ती, कभी नाभि, कभी हृदय और कभी पार्श्व में स्पर्श से ज्ञात होता है। श्याव अरुण त्वम शिशिर ज्वरम, चार हिरत कुक्षी पार्श्व शिरो रुजा, अर्थात संस्थान आकृति स्वरूपी विकल्प हो, अर्थात सदा एक रूप का ना हो। रुजा पीड़ा भी विकल्प, अर्थात सदा एक समान ना होते हो कभी ना हो। मल और अपान वायु की रुकावट हो और गला मुख सूखता हो। शरीर का झूने वर्ण जो होता है वो कैसा होगा? श्याव वर्ण का या अरुण वर्ण का हो गया। शीत लगकर ज्वर आता हो, ठीक है। कुक्षी हृदय, कुक्षी, उदर, पार्श्व अंश प्रदेश और सिर में वेदना होती है। भोजन के पच जाने के बाद उपद्रव बढ़ जाते हो। तो इसमें 11 नंबर की श्लोक की पहली लाइन देखो, करोति जीर्ण अभ्यंगी अधिकम प्रकोपम भुक्ते मृदुत्व समूह पैति यक्ष, ठीक है। तो यही ये बताया है कि भोजन करने के बाद गुल्म का प्रकोप कम हो जाता हो। रूक्ष, कषाय, तिक्त और कटु रस इसमें लाभकर न होते हैं, अर्थात इन रसों के सेवन करने पर उपद्रव बढ़ जाता है, तो वह वात गुल्म कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका पित्तज गुल्म के कारण और उनका रूप। पित्त गुल्म के क्या कारण है? तो कटु, अम्ल, कटु, अम्ल, तीक्ष्णो, उष्ण, विदाही, रूक्ष, क्रोध, अति धार्यक, हुक्कात, सेवा, आम, अभिघातो, रुधिरम च दुष्टम, पैतस्य गुल्मस निमित्त मुक्तम, अर्थात ये 12 नंबर का श्लोक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखना है, यहाँ मैं जो भी बता रही हूँ प्लीज़ याद रखना, ठीक है। तो कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, उष्ण, विदाही एवं रूक्ष अनपान का सेवन, अधिक मात्रा में सेवन तथा क्रोध, अधिक मात्रा में मदिरा का पान, देर तक धूप में बैठना, देर तक अग्नि का तापन, आम दोष का अधिक बढ़ जाना, अभिघात लगना और शरीर में रक्त का दूषित होना पित्तज गुल्म का कारण बताया गया। पित्तज गुल्म के रूप, श्लोक नंबर 13 इंपॉर्टेंट है। ज्वरः, पिपासा, वदनांग शूलम, महज्रियत, भोजने च स्वेदो विदाहो, व्रण वक्ष गुल्मः, सर्पशयः, पैतिक गुल्म रूपम, अर्थात ज्वर, प्यास की अधिकता, मुख और शरीर का रक्त होना, भोजन का पाक स्थान में तीव्र शूल का होना, पसीने का अधिक आना, उदर में दाह का अधिक होना, व्रण के समान गुल्म स्पर्श करने में तीव्र वेदना युक्त होना, अर्थात स्पर्श को ना सहना, ये पित्तज गुल्म का लक्षण है। नेक्स्ट से कफज एवं सनिपातज गुल्म का कारण। तो शीत, गुरु, स्निग्ध, चेष्टम चा, संपूर्णम, प्रस्वप्नम, दिवाचा। पहला याद रखना है यहाँ पे, संपूर्णम, प्रस्वप्नम, दिवाचा, अर्थात इसका मतलब क्या है? ये कफ का है। तो शीतल, गुरु और स्निग्ध, अनपान का अधिक सेवन करना, शारीरिक चेष्टाओं का कार्य करना, अधिक मात्रा में तृप्तिकर घृत का सेवन करना, दिन में शयन करना, ये कफज गुल्म के कारण है। गुल्मस्य हेतु कफ संभवता सर्व अस्तु दृष्टे निचायत्मकस्य, अर्थात वात, पित्त, कफजन गुल्मों के जो कारण बताए गए हैं वे सनिपातज गुल्म के कारण है। नेक्स्ट है कफजन गुल्म के रूप। 15वां श्लोक इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्तैम्यत, शीत, ज्वर, गात्र, साध, हृदयास, कास, अरुचि, गौरवाणी, यानी कि स्तैम्यत, शीत, ज्वर, शरीर में शीतलता, जी मिचलाना, कास, अरुचि, शरीर में भारीपन, शरीर का शीतल, शैत्यम, रुआल्पा, कठिनो, अनत्वम, गुल्मस्य रूपाणी, कफ, आत्मकस्य, अर्थात शरीर का शीतल होना, गुल्म प्रदेश में अल्प वेदना होना, गुल्म का कठिन और ऊंचा उठा हुआ होना, कफजन्य गुल्म का लक्षण बताया गया है। त्रिदोषम गुल्म की असाध्यता। त्रिदोषस गुल्म में क्या है? पहला महारुजा, ठीक है, महारुजम, दाह परि, ये 17 श्लोक है, वर्ड याद रखना, महारुजम, बाकी डैश डैश कर दिया जाएगा, तो याद रखना, दाह परितम, अश्व
अश्मवद् नौ उन्नतम शीघ्र विदाहि दारुणम मन शरीर अग्नि बल अपहरणी त्रिदोषम गुल्म साध्यम आदिश्यते। अर्थात जिस गुल्म में तीव्र वेदना, अधिकदाह, पत्थर के समान कटित, ऊंचा उठा हुआ, शीघ्र विदाह को प्राप्त करने वाला, भयंकर तथा मन शरीर अग्नि इनके बल को नष्ट करने वाला, उसे त्रिदोषज गुल्म कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। रक्तज गुल्म केवल फीमेल्स पे देखने के लिए मिलता है, तो इसलिए उसका श्लोक भी इंपॉर्टेंट है। ऋतु याद रखना, ऋत्वान हार्त्या भयेन विरुक्षे वेग विनिग्रहशेष संस्तंभनो उल्लेखन योनि दोषे गुल्मः स्त्रिया रक्त भवो अभ्योपेति। अर्थात ऋतु काल में भोजन न करने से, भय से, रुक्ष आहार विहार के सेवन से, मलमूत्र के वेगने को रोकने से, रक्त स्तंभन का आहार विहार, औषधि के सेवन से, वमन कर्म करने से, योनि रोग के कारण स्त्रियों का रक्तज गुल्म होता है। अब एक बात याद रखना, वात, पित्त, कफ, सनिपातज और रक्तज, ये 5 तरीके के गुल्म हुए। वातज गुल्म तब बढ़ेगा, इसकी वेदना तब बढ़ेगी जब वात प्रकोपित होगा। वात जैसे कि भोजन के अंत में, ठीक है, रात्रि के अंत होने पर, ये इसमें वात क्या होता है, वृद्ध अवस्था में, तो इसमें वात क्या होता है, अपनी तीव्र उस पे होता है, तो इसी टाइम पे वेदना भी ज़्यादा होगी। सेम इसी प्रकार अष्टांग हृदय में हमने ये पढ़ा है, और चरक में भी हमने ये पढ़ा है, उसमें भी पढ़ा होगा आपने रोग निदान में, ठीक है। ये जैसे कि कफ, वात, पित्त और कफ, मध्य हिस्सा हमारा का है, पित्त का है, और नीचे का लोअर एब्डोमेन किसका है, वात का है, और सिर कफ का है। तो इसी हिसाब से ऐसे करके वेदना बढ़ेगी, ठीक है। रक्तज गुल्म के रूप हो गए। रक्तज गुल्म के रूप देखो। अच्छा, इसमें श्लोक में 19वां श्लोक है, पेज नंबर 281 पे है। या स्पंदते पीड़िता एव नंगे चिरात सशूलम समगर्भम लिंगा, ठीक है। और इसमें लास्ट टाइम में दे रखा है माँ से व्यतीते 10वें चिकित्सा का, जो गुल्म पिंड के रूप में ही देर से स्पंदन करता हो और उसमें हस्तपाद आदि अंगों की फरफराहट न होती हो, शूल होता हो, और जिसमें प्रायः सभी गर्भ के लक्षण स्पष्ट होते हैं, वह आर्तवजन गुल्म स्त्री को ही होता है। इसी चिकित्सा 10 महीने के बाद करनी चाहिए। काश्यप ने इसके लक्षण विस्तृत एवं स्पष्ट रूप से बताए हैं। कासेत मतलब कास होगा, क्या बताएं, गर्भ और गुल्म में विशेष ये सभी लक्षण प्रायः गर्भ में पाए जाते हैं गुल्म के लिए। इसलिए आचार रक्त कौन कौन से होते हैं, कासेत, शूलियत, चैव, ज्वरियत, अथाभी, एसत। तो क्या हो गया, कास होगा, शूल होगा और ज्वर होगा, ठीक है। मनियत सर्वगत्राणी, गुरुता आएगी, मूर्छिता होगा, शरीर का गुरु होना हो जाएगा, ठीक है। और भी बताइए, ये सभी लक्षण प्रायः, बाकी जो इसमें श्लोक दे रखा है वो पढ़ लेना, उसी से पता चलेगा। बस इतने भी लिख दोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये सभी प्रायः गर्भ में पाए जाते हैं और गुल्म में ही होते हैं। इसलिए आचार्य ने रक्त गुल्म को समगर्भ लिंग बताया गया है। तो याद रखना, समगर्भ लिंग भी बताया गया है। किसको, इसको गुल्म को, ठीक है, बताया है। पर गर्भ और गुल्म में स्पष्ट रूप से भेद होता है, ये भी पता है हमने। ये किस में पढ़ा, रोग निदान में इसका अच्छे से डिफरेंस बताया मैंने। इसके लिए बता दिया गया है कि गर्भ में तीसरे मास के बाद ही अंगों की फरफराहट होने लगती है और गुल्म पे पिंड की फरफराहट देर से हुआ करती है। इस अंगों में स्त्री की संदेह हो जाता है कि मुझे गर्भ है, इसलिए गर्भ को ध्यान में रखते गर्भावस्था में सेवनी, इसीलिए 10 महीने बाद चिकित्सा की जाती है। क्यों, क्योंकि 10 महीने तक ये पता ही नहीं चलता कि गुल्म है, ये लगता है प्रेग्नेंट हो गए हैं। गर्भ और गुल्म में विदेक्षर लक्षण में भली प्रकार से, जिसमें देखने से संदेह नहीं रहता। तो यही होता है, लक्षणों को देखकर दोनों में भेदों को ज्ञान करना हो जाता है। गुल्म की चिकित्सा 10 महीने के बाद करने का आदेश आचार्यों ने दिया है। कुछ लोग इसका तात्पर्य ये भी लगाते हैं कि गुल्म और गर्भ में संदेह होने से गर्भकाल के व्यतीत हो जाने पर इसकी चिकित्सा करनी चाहिए, पर उनका यह भी कहना भूतपूर्ण है, जबकि उपरोक्त लक्षणों से भेद स्पष्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है वातज गुल्म की चिकित्सा। यहाँ पे अलग अलग वात की है, फिर पित्त की है, फिर कफ की है, फिर रक्त की है, ऐसे करके अलग अलग चिकित्सा बताई गई हैं। तो हम शुरू करते हैं वातज गुल्म की चिकित्सा। तो अब पहले वातज गुल्म की चिकित्सा हुआ कैसे है, रुक्ष आहार विहार के सेवन से, वात प्रकोपित आहार विहार के सेवन से। तो हमें चिकित्सा उसके विपरीत करनी होगी, ठीक है। रुक्ष आहार विहार एवं अधिक व्यायाम करने से उत्पन्न वातजल गुल्म 21 श्लोक है। रुक्षम व्यायाम गुल्मम
वातज तीव्र वेदना होती है, ठीक है। बद्ध विंड मारुते स्नेहरादिता समुपाचरित, अर्थात मल और अपान वायु रुक गई होती है। ऐसे गुल्म में सर्वप्रथम स्नेह द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। गुल्म में स्वेदन, सबसे पहले हम स्वेदन करेंगे, फिर स्नेहन करेंगे, फिर बस्ती देंगे, ठीक है, फिर ब्रहण का प्रयोग करेंगे, ठीक है। क्या क्या करोगे, पहले हमने किया स्वेदन, ठीक है। एक चार्ट बना लो अगर चाहो तो। स्नेहन करो, स्वेदन करोगे, स्वेदन के बाद आप इसमें स्नेहन करोगे, स्नेहन के बाद क्या करोगे, स्नेहन के बाद हमने क्या करा, इसमें बस्ती दी, बस्ती के बाद हमने ग्रहण किया, ठीक है। और उसके बाद क्या करा, वमन कराया, वातज गुल्म में वमन भी कराया। तो ये एक चार्ट बन जा सकता है। क्या क्या, पहला हो गया हमारा स्वेदन, ठीक है, हमने स्वेदन करा। स्वेदन के बाद हमने क्या करा है, वातज गुल्म में स्नेहन करा है, ठीक है। स्नेहन के बाद हमने क्या करा है, बस्ती दी है, ठीक है। बस्ती देने के बाद हमने क्या किया है, ब्रहण किया है, ठीक है। ब्रहण करने के बाद हमने क्या किया है, दूसरी तरीके से भी चिकित्सा करी है, हमने इसकी वमन दिया है, ठीक है, वातज गुल्म में। फिर हमने उसके बाद विरेचन कराया है, ठीक है, और फिर लास्ट में क्या करा है, रक्त मोक्षण करा दिया है। ये किसकी है, वातज गुल्म की चिकित्सा है, ठीक है। लेकिन ये कैसे किया है ये अब हम बताते हैं, ठीक है। हम इसके बारे में बात करने वाले। स्नेहन, तो स्नेहन कैसे किया है आपने, तो स्नेहन देखो, स्नेहन में बताया है कैसे, गुल्म में स्वेदन, स्निग्ध भोजन, स्नेह का अभ्यंग, स्नेह पान, निरूह और अनुवासन बस्ती द्वारा स्नेहन करने के बाद गुल्म से पीड़ित रोगी के लिए गुल्म नष्ट करने के लिए वैद्य को स्वेदन करना चाहिए। स्वेदन का फल क्या होता है, तो स्वेदन, स्नेहन के बाद स्वेदन करने से स्रोतों को मृदु बनाकर बढ़ी हुई कुपित वायु को नष्ट कर तथा मल का विबंध करते हुए बढ़े हुए पित्त और कफ के द्वारा वायु के रुके हुए मार्गों को खोलकर गुल्म को बाहर निकाल देता है, मतलब नष्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, गुल्म में स्नेह तथा बस्ती का प्रयोग विशेषकर नाभि के ऊपरी भाग में उत्पन्न गुल्म के स्नेहपान कर हितकारक होता है। यदि गुल्म पक्वाशय में आश्रित हो तो बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। यदि संपूर्ण उदर प्रदेश में आश्रित हो तो स्नेहन पान और बस्ती दोनों का ही प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। समझ गए, पहले हमने स्वेदन करा फिर स्नेहन करा। लेकिन अगर गुल्म जो है वो पक्वाशय में आश्रित है तब हम क्या करेंगे, हम स्नेहन देंगे, पहले स्वेदन देंगे, फिर स्नेहन देंगे, फिर बस्ती का प्रयोग करेंगे। वातिक गुल्म में ब्रहण का प्रयोग, वाचन गुल्म में यदि वात और मल का विबंध भी हो गया हो पर अग्नि दीप्त हो तो स्निग्ध उष्ण और ब्रहण अन्नपान का सेवन करना चाहिए। स्निग्ध उष्ण एवं ब्रहण अन्नपान वात को नष्ट करता है और आंतों को मृदु करता है, फलतः मल उचित रूप से निकलने लगता है, न वात का विबंध होता है न मल का, और गुल्म नष्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आप वातज गुल्म में वमन, तो वमन कैसे करोगे, वाजन गुल्म में कफ बढ़कर अग्नि को नष्ट करता है। यदि अरुचि, हृदय, शरीर में भारीपन और तंद्रा हो तो वमन द्वारा उस कफ को निकाल देना चाहिए। वातज गुल्म में बढ़ती आदि का प्रयोग, वातज गुल्म वात कफ प्रधान गुल्म रोग में यदि उदर में शूल, अनाह और मल का विबंध हो तो कफ और वाजन बढ़ती गुटिका और चूर्णों का प्रयोग करना चाहिए। वात गुल्म में विरेचन का प्रयोग, यदि वात गुल्म में पित्त बढ़कर शरीर के संताप उत्पन्न करता है तो अनुलोमिक स्नेह द्वारा विरेचन करना चाहिए। और गुल्म रोग में रक्त मोक्षण, समुचित चिकित्सा द्वारा गुल्म रोग में वात, पित्त और कफ के शांत हो जाने पर गुल्म को अगर रोग नष्ट नहीं हुआ हो तो लास्ट में हमें क्या करना चाहिए, रक्त मोक्षण करना चाहिए। हमने स्नेहन किया, स्वेदन किया, अगर तब भी दोष शांत नहीं हुआ तो हमने स्नेहन, स्वेदन और बस्ती किया। अगर वो हमारे कहाँ पूरे उदर प्रदेश में फैला हुआ तो हमने उसके साथ बस्ती दी, बस्ती के साथ हमने वातिक गुल्म में क्या, ब्रहण का भी प्रयोग किया, क्योंकि ब्रहण से क्या होता है, मल जो वात का विबंध नहीं रहता और जो हमारी आते होती है वो कैसे जाती है, मृदु हो जाती है, और क्या होता है उससे मल का और वात का रुकावट नहीं होती, ठीक है, और गुल्म नष्ट हो जाता है, ठीक है। वात गुल्म में फिर हमने वमन दिया। अगर जब वात गुल्म में कफ बढ़ जाता है और अग्नि क्या हो जाती है, नष्ट जाती, तब हम क्या करते हैं, शरीर में और शरीर कैसा हो, भारी हो रहा है, हिल्यास हो रहा है, ठीक है, और क्या हो रहा है, अरुचि हो रही है, तो हम वमन से कफ को निकाल देते हैं। कफ को निकालने की वमन ही होता है। और विरेचन कब होता है, जब पित्त बढ़ जाता है तो, और रक्त मोक्षण क्या हो गया, जब पित्त को तीनों ही बढ़ गए हों, उन्हें नष्ट करना हो तब हमें क्या करना चाहिए, रक्त मोक्षण करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट चिकित्सा आ रही है पित्तज गुल्म की चिकित्सा, ठीक है। यहीं देख लो, पित्तज गुल्म में पहले क्या करोगे, प्रारंभ स्निग्ध संस्तरण करना है, ठीक है, संसर्जन कर्म करना है, ठीक है, फिर बस्ती देनी है, ठीक है,
उसके बाद संसर्जक कर्म क्या होते हैं? जो स्निग्ध उष्ण द्रव्यों से सेवन कुपित वायु संसर्जक औषधि। पित्त किससे निकालोगे? पवन से, तो वही होते हैं संसर्जक कर्म, ठीक है, वही प्रयोग करोगे। हाँ ठीक है। उसके बाद इसमें हम और देखो, ये केवल ऐसे ही याद करना पड़ेगा। फिर हम क्षीर बस्ती देंगे, अर्थात दूध की बस्ती जो होती है वो देंगे। उसके बाद हम इसमें क्या करेंगे, तिलवक घृत का प्रयोग करते हैं हम। और रक्त पित्तजन गुल में रक्त सेचन करते हैं, ठीक है। और रक्त मोक्षण का सिद्धांत बताते हैं, ठीक है। रक्त मोक्षण के बाद कर्तव्य क्या क्या देना चाहिए, और गुल्म में शस्त्रक्रम भी कर सकते हैं। इसमें हम कर सकते हैं अपक्व गुल्म के रूप, ठीक है, पच्यमान, ठीक है। अब ये गुल्म में शस्त्रकर्म, जब अपक्व है और पच्यमान है, पक्व गुल्म के रूप क्या है, पक्व गुल्म की चिकित्सा क्या है, अभ्यंतर पच्यमान गुल्म का रूप क्या है, अभ्यंतर पक्व गुल्म के रूप क्या है, ये सारे गुल्म के रूप है। तो याद रखना, ये पित्तज में देखने के लिए मिलेंगे, पक्व, अपक्व, अभ्यंतर, पच्यमान, ठीक है। ये 4 देखने के लिए आपको रक्त में मिले, पित्त में मिलेंगे। तो ये अभी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अभी के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है।